Hello everyone, this is Himani and I welcome you all to Study and Sleep. 1 point solution for defense exams. I have cleared CDS 3 out of 3 times and AFCAT 4 out of 4 times. Before starting the video, do like, share and subscribe the channel, and if you have any feedback or any query, do write it in the comment section below and watch the video till the end. So, let's get started. तो आज का हमारा टॉपिक है अराइवल ऑफ यूरोपियंस एंड यूरोपियन राइवलरी। जैसा हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि हम सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, है ना। तो फर्स्ट क्या हुआ, यूरोपियंस का आना शुरू हुआ। जब हमारा सिल्क रूट बंद हो गया तो नए सी रूट से यूरोपियंस ने आना शुरू किया, क्योंकि हमें ट्रेड खत्म नहीं करना था। यूरोप और एशिया के बीच में ट्रेड हो रहा था सिल्क रूट से, जो बाइजेंटाइन अंपायर के फॉल होने के बाद और ओटोमन अंपायर के राइज में आने के बाद वो रूट बंद हो गया था। तो न्यू सी रूट से सबसे पहले वास्को ड गामा 1948 में इंडिया में आए, कैलिकट में। तो वास्को ड गामा क्या थे, ही वॉज अ पोर्चुगीज से आए थे। तो फर्स्ट यूरोपियंस जो आने वाले इंडिया में हैं वो हैं पोर्चुगीज। ओके, दे वर द फर्स्ट टू अराइव एंड दे अराइव्ड एट कैलिकट। ये कैलिकट में आए और 1948 में वास्को ड गामा। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे इन्होंने, ये ट्रेडिंग कंपनी है, ये लोग ट्रेड करने आए हैं। तो ऐसे यहाँ पे करते करते यहाँ पे एक पोर्चुगीज वॉइस रॉय आए। जो पोर्चुगीज वाइस रॉय हैं उनका नाम है अल्फांसो डी एल्बरकर्की। ये बहुत ही पावरफुल, उस टाइम पोर्चुगीज के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे और बहुत ही पावरफुल और एबल जनरल थे। तो इस टाइम पर पोर्चुगीज ने अपना ग्लोरियस पीरियड देखा इंडिया में। इनको पोर्चुगीज ने गोवा में, गोवा आपको पता ही है, गोवा पोर्चुगीज के अंडर था। ठीक है, इन्होंने गोवा कॉन्कर करने में इनकी हेल्प की और गोवा इनके हेड क्वार्टर्स बन गए। और एक चीज और, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इनके पास बॉम्बे आइलैंड भी था। आपको जो आज प्रेजेंट टाइम मुंबई है यानी कि बॉम्बे, वो आइलैंड भी इन्हीं के पास था। लेकिन जब यूरोप में 1661 में पोर्चुगीज और स्पेन की लड़ाई हुई तो उसमें ब्रिटिशर्स ने पोर्चुगीज की हेल्प की थी, जिसकी वजह से उनके बीच में एक मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ था और बॉम्बे आइलैंड ब्रिटिशर्स को दे दिया गया था। तो ये हो गया। लेकिन अगर इतना सब कुछ अच्छा चल रहा था तो फिर डिक्लाइन क्यों हुआ? अगर सब कुछ इनके पास गोवा था, इनके पास ट्रेडिंग करने ये सबसे पहले आए, इनके पास वेल एस्टैब्लिश सी रूट था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर डिक्लाइन क्यों हुआ? ये इन्होंने क्यों नहीं इंडिया पे, अगर ये आए थे पहले तो इन्होंने ये इंडिया पे रूल क्यों नहीं कर पाए? सब तो रूल ही करने आए थे ना, सब ट्रेड करने आए थे, अपना फायदा देखने आए थे। क्योंकि अब यहाँ पे कुछ रीजंस हैं। जो अल्फांसो डी एल्बरकर्की है, जो जिसके टाइम पर अब ग्लोरियस पीरियड देखा था पोर्चुगीज ने, उसके बाद कोई एबल लीडर नहीं आया। एक आदमी तो जिंदगी भर नहीं संभाल सकता ना पूरा, हर किसी को, हर किसी को एक अच्छा सक्सेसर चाहिए। यहाँ पे कोई एबल लीडर नहीं आया। उसके बाद डच आ चुकी थी, जो डच ट्रेडिंग कंपनी है वो आ चुकी थी और वो कंपटीशन दे रही थी। एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो करप्ट था। अगर अंदर के लोग जो काम कर रहे हैं वो अपने खुद के पर्सनल ट्रेड करेंगे, कंपनी को फायदा नहीं होगा। कंपनी को जो फायदा मिलना चाहिए था, जो प्रॉफिट कंपनी को मिलना चाहिए था, जो कंसेशंस कंपनी को मिलने चाहिए थे, वही चीजें जो यहाँ के ऑफिसर्स थे या जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग थे वो यूज कर रहे थे, जिसकी वजह से करप्शन हो गया था। उसके बाद यहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज काम कर रही थी। जब पोर्चुगीज आए थे तो पोर्चुगीज क्रिश्चियन मिशनरीज का काम यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से जो नेटिव्स थे यानी कि इंडियंस, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो वो बहुत हॉस्टाइल हो गया था, मतलब उनको रूल करना आसान नहीं था। और इसकी बहुत ही बुरी हिस्ट्री भी है, बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ था, बहुत ज़्यादा लोगों को कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को मारा भी गया था गोवा में। आपने अभी सुना होगा एक जब रोनाल्डो का स्टैचू बनना था गोवा में, तो लोगों को वही चीज दिक्कत थी कि रोनाल्डो का स्टैचू, और गोवा में रोनाल्डो एक पोर्चुगल प्लेयर है। इसकी वजह से लोगों को दिक्कत हुई थी, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ही वायलेंस हो गया था। उसके बाद क्या होता है, ब्राजील की डिस्कवरी हो जाती है और उनका अटेंशन उधर डाइवर्ट हो जाता है। यहाँ से ज्यादा वो ब्राजील पे फोकस करते हैं। इसकी वजह से डिक्लाइन हुआ था। अब इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे? प्रिंटिंग प्रेस,
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आज हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उस टाइम कितने सारे न्यूज़पेपर आए थे, इंडिपेंडेंस के टाइम कितने सारे न्यूज़पेपर हैं। तो वो सारा कुछ का कंट्रीब्यूशन कहाँ से हुआ, प्रिंटिंग प्रेस का कंट्रीब्यूशन था। पोर्चुगीज प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए थे। स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड पोर्चुगीज के टाइम से ही स्टार्ट हुआ। और कुछ क्रॉप्स भी लेकर आए, जैसे टोबैको, लेडी फिंगर और सपोटा। सपोटा एक फ्रूट है, आप सबने सुना ही होगा, चीकू। चीकू पोर्चुगीज लेकर आए थे, सपोटा। फाइन। अब इसके बाद कौन आया, इसके बाद डच आए। डच कब आए, 1592 में डच ट्रेडिंग कंपनी बनी और वो इधर आए और इन्होंने बहुत सारे ट्रेडिंग सेंटर्स बनाए। तमिलनाडु में, बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, यहाँ सब में इन लोगों ने ट्रेडिंग सेंटर्स बनाए। इनका हेडक्वार्टर क्या था, इनका हेडक्वार्टर था नागपट्टनम। नागपट्टनम है तमिलनाडु में। ठीक है, इनका भी अच्छा खासा ट्रेड चल रहा था। लेकिन फिर क्यों इनका डिक्लाइन क्यों हुआ। देखो, सिर्फ एक ही ने रूल किया ना, तो बाकी सबका तो डिक्लाइन होगा। सिर्फ ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल किया है, तो बाकी सारे लोगों का तो डिक्लाइन होना ही है। मतलब ब्रिटिशर्स इमर्ज करेंगे विक्टोरियस। ये चल रहा है कि यूरोपियन राइवलरी कैसे चल रही थी, यूरोपियंस कब आए और यूरोपियन राइवलरी में क्या क्या हुआ। तो फिर इनको कंपटीशन किससे था, ब्रिटिश से कंपटीशन था। फिर डच जो है, उन्होंने अपना देख लिया कि उनको ज़्यादातर जो ट्रेड करना था वो करना था स्पाइस में। स्पाइस में वो लोग 600%, 700% फायदा निकालते थे। तो उनको स्पाइस में ट्रेड करना था, तो वो स्पाइस आइलैंड चले गए। स्पाइस आइलैंड्स कौन से, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इज वाज कॉल्ड स्पाइस आइलैंड एट दैट टाइम। अभी भी बहुत सारे स्पाइसेस वहाँ पे होते हैं। तो उनका मेजर मेजर फोकस था स्पाइसेस पर। और ब्रिटिशर्स कहाँ तक रुक गए, इंडिया और श्रीलंका तक। ठीक है, अब आ गए हम ब्रिटिशर्स पर। ब्रिटिशर्स 1600 में एक चार्टर पास होता है, क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पर वो चार्टर पास होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कब आती है, 1608 में, एट सूरत। वो लोग सूरत पर आते हैं और फिर जो कैप्टन हॉकिंस है वो जहांगीर के कोर्ट में जाते हैं। उस टाइम पर इंडिया में जो मुगल रूलर है वो जहांगीर है। तो जहांगीर के कोर्ट में जाते हैं और वो बोलते हैं कि कुछ ट्रेड कंसेशन चाहिए हमको, कि हम ट्रेड करना चाहते हैं थोड़ा सा, जैसे टैक्सेस में कमी, हमें थोड़ा सा सपोर्ट करें। इस टाइप के कंसेशन लेने आए थे वो। उनको ग्रांट हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा वो था, फैक्शनलिज्म था कोर्ट में। ठीक है, कुछ बोल रहे थे कि नहीं देना चाहिए, ये तो फॉरेनर्स हैं, इनको नहीं देना चाहिए। कुछ बोल रहे थे कि देखो अच्छा काम करेंगे, यहाँ ट्रेड होगा, कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ेगी, तो हम ही को फायदा है। ठीक है, तो फैक्शनलिज्म की वजह से फिर क्या होता है, बाद में कंसेशंस को विड्रॉ कर लिया जाता है। लेकिन फिर थॉमस रो आते हैं 1615 में। ठीक है, कुछ सालों बाद में, 7 साल बाद थॉमस रो आ जाते हैं। वो जाते हैं जहांगीर के कोर्ट में और वो वापस से ट्रेड कंसेशन उनको मिल जाते हैं। ठीक है, ये कहानी हो रही है जब वो अभी नए नए आए हैं। उसके बाद क्या होगा, अब उनको जब ट्रेड कंसेशंस मिल गए तो उन्होंने शुरू किया पहला इन्होंने बेस अपना इस्टेब्लिश किया मद्रास में। दूसरा बॉम्बे में, ये देखिए ईयर लिखा हुआ है 1639, 1668 में बॉम्बे में इस्टेब्लिश हुआ और 1688 में कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुआ। तो ये फोर्ट सेंट जॉर्ज में मद्रास में इस्टेब्लिश हुआ, फोर्ट विलियम्स में कलकत्ता में। ठीक है, अब ये आप बाद में पढ़ोगे, इन सब का भी इंपॉर्टेंस है। ये तीनों क्या बनी बाद में, ये प्रेसिडेंसीज बनी। ठीक है, ब्रिटिशर्स की प्रेसिडेंसीज, यहाँ पे 3 जगह इन्होंने जो बेस सेटअप किए, यही प्रेसिडेंसीज बनी। इस टाइम पर ना ब्रिटिशर्स हो या कोई भी हो ना, ये लोग कुछ भी मिस्टीवियस एक्टिविटी नहीं करते थे। मतलब ये लोग नहीं चाहते थे कि हम किसी की नजर में आ जाए। ये लोग ट्रेड करके अपना फायदा निकाल रहे थे। क्यों, क्योंकि उस टाइम पर औरंगजेब था। औरंगजेब वॉज अ वेरी एबल लीडर। ये फॉल ऑफ जो हमारा डिक्लाइन हुआ है मुगल्स का, वो औरंगजेब के बाद हुआ है। ठीक है, औरंगजेब के बाद कोई भी रूलर इतना अच्छा नहीं आ सका जो इन पे टाइट होल्ड रख सके। तो औरंगजेब जो है उसने इन सब पे बहुत ही अच्छी विजिल रखी हुई थी, एक टाइट होल्ड था। ठीक है, कि यूरोपियन सिर्फ ट्रेड करें, वो अपना फोर्टिफिकेशन इन सब में ना करें। यहाँ पे एक मिस्टीवियस एक्टिविटी हुई थी, उसके बाद औरंगजेब ने बोला भी था, तो इन्होंने बोला नहीं नहीं हमसे गलती हो गई, ऐसे करके उन्होंने माफी मांग ली थी। तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी। ठीक है, इन्होंने वापस ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद आता है औरंगजेब की डेथ कब हो गई, 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई। उसके बाद एबल लीडर आए ही नहीं ज्यादा। फारूक सियार उस टाइम पे राजा थे और ये टाइम है 1717 का। तो एक रॉयल फरमान ग्रांट हुआ। अब रॉयल फरमान में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रॉयल फरमान में।
ड्यूटी फ्री ट्रेड का उनको मिल गया, कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, बंगाल में। मतलब इनको कोई टैक्सेस नहीं देने हैं, ये सिर्फ कंपनी को मिला है, इंडियन ट्रेडर्स को नहीं। तो पहले इंडियन ट्रेडर्स जो हैं वो एक डिसएडवांटेज में आ चुके हैं, इनको ऐसे डिसएडवांटेज हो गया है। और कंपनी को मिला है, लेकिन कंपनी तो यूज करेगी, साथ साथ में लोग प्राइवेट ट्रेड के लिए भी यूज करेंगे। और इन्होंने क्या मांगा कंपनसेशन, इन्होंने बोला 3000 रुपीज पर एनम चाहिए, और वन टाइम सेटलमेंट दे दो 1000 रुपये, 10,000 रुपये। ठीक है, इतने में उन्होंने ड्यूटी फ्री ट्रेड का दे दिया। फिर ड्यूटी फ्री ट्रेड इन हैदराबाद, हैदराबाद में भी ड्यूटी फ्री ट्रेड दे दिया। अब ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इन्होंने अपनी खुद की बनाई हुई करेंसी यूज करना शुरू कर दिया। बॉम्बे में इनकी करेंसी बनती थी और ये लोग वही करेंसी को यूज करते थे। ठीक है, ये सबसे बड़ा पॉइंट हो गया। ऐसा भी हम देख रहे हैं ना, श्रीलंका में भी हो रहा है कि चाइना ने अपनी करेंसी यूज करने का, अपना अपने तरीके से एक सिटी बनाने का प्लान किया था। तो हम लोग बोल रहे थे कि ये मॉडर्न टाइम का कलोनियलिज्म है, राइट। तो ऐसे तो कलोनियलिज्म स्टार्ट हुआ था। सो अब हम ये हो गया, हमारे 3 मेजर पॉइंट्स थे जो रॉयल फरमान फारूक सियार ने इश्यू किया था। इसके बाद अब कॉन्ट्रीब्यूशंस पे आते हैं। ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि ब्रिटिशर्स का रूल बहुत बड़ा है, तो हम वो इसमें देखेंगे। जैसे रेलवेज हो गया, है ना, रेलवेज है, कैनाल सिस्टम है, टेलीग्राफ है, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूशन ब्रिटिशर्स का है। अब हम चलते हैं आगे। अब आगे फ्रेंच, फ्रेंच वर द लास्ट टू अराइव, राइट। वो सबसे आखिर में आए। 1608 में आ चुके हैं आपके ब्रिटिशर्स, और 1667 में आ रहे हैं फ्रेंच। ये आखिरी यूरोपियन कंट्री थी, यूरोपियन पावर थी जो यहाँ पे आई। ये आए तो मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी फैक्ट्री सेटअप की 1669 में। और इन्होंने फिर बनाया पौंडीचेरी। देख आपको आज ही पता है कि पौंडीचेरी में बहुत ज़्यादा फ्रेंच इन्फ्लुएंस है, लोग फ्रेंच में भी बातें करते हैं वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने ही सेटअप किया था 1673 में। इसके बाद एक बहुत ही एबल जनरल आया, ड्यूप्ली, ड्यूप्लिक्स इसका नाम है, और प्रोनाउंसिएशन होता है ड्यूप्ली। तो जो ड्यूप्ली है 1748 में इंडिया आता है। अब यहाँ से शुरू होता है ब्रिटिश फ्रेंच हॉस्टिलिटी का। यहाँ पे बहुत ज्यादा अब 3 कार्नेटिक वॉर्स होंगी। हमेशा ब्रिटिशर्स और फ्रेंच आमने सामने खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि एक तो यूरोप में ही वॉर चल रही है, और इंडिया में किसकी डोमिनेंस रहेगी, कौन ज्यादा पावरफुल होगा, कौन ज्यादा जगह पे ट्रेड करेगा, कौन कितना ज्यादा प्रॉफिट बनाएगा, इस चीज की वॉर स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे होती है 3 कार्नेटिक वॉर्स। तो जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर है वो 1746 से लेके 1748 तक के बीच में हुई थी। कार्नेटिक कौन सा एरिया हम बात कर रहे हैं? कार्नेटिक हम बात कर रहे हैं जो उड़ीसा है हमारा अभी, उसके पास का एरिया, उड़ीसा हैदराबाद से थोड़ा ऊपर में जो पड़ता है, वो वाला एरिया की बात कर रहे हैं हम, कार्नेटिक। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट वॉर हो रही है। तो चंदा साहिब जो है, कार्नेटिक में चंदा साहिब, वो राजा बनना चाहता है, नवाब बनना चाहता है, और अनवर उल दीन को वो थ्रो करना चाहता है। मतलब अभी इस टाइम पे नवाब ये है, और चंदा साहिब बनना चाहता है। तो चंदा साहिब को कौन सपोर्ट करता है? ब्रिटिशर्स। और अनवर उल दीन को सपोर्ट करते हैं फ्रेंच। लेकिन पहले क्या बात हो रही थी, फ्रेंच ने यहाँ पे चालाकी दिखाई थी, फ्रांस ने क्या चालाकी दिखाई थी, इन्होंने बोला ब्रिटिशर्स को कि देखो इनका आपसी मामला है, ये एक ही किंगडम के है ना, तो इनका आपसी मामला है, कोई इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है, इनको अपने में लड़ने दो। लेकिन फिर क्या होता है, ये सपोर्ट करने लग जाता है अनवरुद्दीन को, और तो फिर ब्रिटिशर सपोर्ट करते हैं चंदा साहिब को। लेकिन जब लड़ाई वड़ाई हो जाती है, फिर फ्रेंच जीत जाते हैं। और फ्रेंच जीतने के बाद ये मद्रास का जो एरिया है वो ब्रिटिशर्स से ले लेते हैं। लेकिन उसी टाइम पर जब यहाँ पे जब ये सब हो रहा है ना, इंडिया में ये सब हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि यूरोप में बहुत शांति है, यूरोप में बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं। ठीक है, वो इतनी मार काट मचाए हुए हैं ना, इसीलिए उन्होंने वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोपियन यूनियन बना लिया कि चलो, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, कि चलो अब लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे, बहुत घाटा होता है। ठीक है, तो यूरोप में वॉर चल रही है, जहां पर जो वॉर का जो वहां पे ट्रूस होता है, मतलब जो एक पैक्ट साइन किया जाता है, जहां पर मद्रास को वापस ब्रिटिशर्स ले लेते हैं, और फोर्ट लुइसियाना फ्रांस फ्रांस को वापस मिल जाता है। ठीक है, हमें इससे ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, हमें बस ये जानना है कि कैसे राइवलरी चल रही थी। अब सेकेंड कार्नेटिक वॉर होती है, जो कि स्टार्ट होती है 1749 से 1754 में। ठीक है, ये हैदराबाद में होती है। अब हैदराबाद में निजाम की डेथ हो गई है। ठीक है, जो वहां पे उस टाइम का निजाम था उसकी डेथ हो गई, तो अब सक्सेशन वॉर होगी, कौन राजा बनेगा। तो नासिर जंग है जो निजाम का बेटा है,
और मुजफ्फर जंग है जो निजाम का सन इन लॉ है, ठीक है, सन और सन इन लॉ के बीच में लड़ाई है। तो नाजिर जंग को सपोर्ट करेंगे ब्रिटिशर्स और मुजफ्फर जंग को सपोर्ट करेंगे फ्रेंच। ये देख रहे हो लड़ाई आपस की है, लेकिन इसमें यूरोपियन पावर्स आ चुकी हैं, मतलब यूरोप की जो ब्रिटिश और फ्रेंच है, ये अपना अपना इसमें सोच रहे हैं कि हम पावरफुल बनेंगे या तुम पावरफुल बनोगे। फिर से फ्रेंच जो है वो जीत जाते हैं और इनका जो पावर और वेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इनॉर्मसली इंक्रीज करता है, क्योंकि देखो जब अगर मुजफ्फर जंग निज़ाम बन जाएगा हैदराबाद का, तो और वो सपोर्ट किसकी सपोर्ट से बना है, फ्रेंच के सपोर्ट से, तो उनको तो मिलेगा ना बेनिफिट। तो वैसे ही फ्रेंच अब जीत जाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा चेंज आता है जब थर्ड कार्नेटिक वॉर होती है। थर्ड कार्नेटिक वॉर होती है 1756 से 1763 के बीच में। अब यहाँ पे क्यों इतना बड़ा हो गया, क्योंकि इनको बंगाल मिल चुका है। बंगाल में इनके पास बहुत सारी जगहें हैं जहाँ से ये खुद अपना जो कैलकाटा है ना, कैलकाटा का, वो लोग अपना रिवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं। वहाँ पे ड्यूटी फ्री ट्रेड हो रहा है, अच्छे से स्टैब्लिश हो चुका है उनका ट्रेड। और उसी टाइम पे बंगाल का जो लीडर होता है, देखो बंगाल इस्टेब्लिश किया था मुर्शीद कुली खान ने एज अ किंगडम। मुर्शीद कुली खान, ये हम पढ़ेंगे, मुर्शीद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान, उसके बाद ये मतलब सक्सेसर था अलीवर्दी खान। ये दोनों बहुत ही एबल लीडर थे। लेकिन जब उनका जब अलीवर्दी खान की डेथ होती है, उसके बाद जो सक्सेसर आता है वो सिराजुद्दौला है। वो बहुत ही कमजोर लीडर है। कमजोर लीडर नहीं बोलेंगे, मतलब एक बहुत ही यंग राजा है, तो उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। बाकी वो लोग थे तो इन्होंने एकदम चेक एंड बैलेंस में रखा हुआ था, इनको बिल्कुल कुछ इधर उधर करने नहीं देते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब सिराजुद्दौला आ चुका है। अब बैटल ऑफ प्लासी हो जाएगा इसके बाद, ठीक है, इसी बीच में 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हो जाता है, तो इनके पास पूरा बंगाल आ जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, अब रॉबर्ट क्लाइव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, वो आ चुका है। वो बहुत ही दिमाग वाला आदमी है, मिलिटरली बहुत ही साउंड है वो। तो ये अब क्या होता है, जब लड़ाई होती है तो आरकॉट, जो आरकॉट क्या है, कैपिटल ऑफ कर्नाटक, ये कैप्चर कर लेते हैं ब्रिटिशर्स। और फ्रेंच जो है उनको वापस, कितना भी लड़ा, कितना भी लड़ाई वड़ाई हुई, वो वापस से रिकैप्चर नहीं कर पाए। और लड़ाई उधर चली रही है यूरोप में, तो वहां पे सेटलमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स को अपने पोजेशन वापस वापस मिल जाते हैं, और फ्रांस जो है वो ड्यूपली को कॉल कर लेता है। और जब ड्यूपली चला जाता है तो पूरा का पूरा फ्रांस जो है यहाँ पर इंडिया में वो कमजोर पड़ जाता है। तो अल्टीमेटली कौन जीत चुका है, अल्टीमेटली अभी यहाँ पे ब्रिटिश जो है वो जीत गए। लेकिन ये देखिए, मैंने बताया आपको यूरोप में वॉर चल रही होती है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। और उसके बाद 1757 में प्लासी की वॉर जीत चुका है ब्रिटेन। अब बहुत पावरफुल है, इतना रिच लैंड, इतने सारा रिवेन्यू, इतने सारे लोग, पूरा बंगाल आ चुका है अब उसके हाथ में, ब्रिटिशर्स के हाथ में। तो ये लोग बहुत ज्यादा मजबूत हो गए हैं। अब बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश होता है। बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश कहाँ होता है, कब होता है, 1760 में बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश होता है। तो अब ड्यूपली तो जा चुका है, तो कौन सा फ्रेंच जनरल है, लाली करके है ना, एक काउंट लाली करके जनरल होता है। और यहाँ पर होता है आयर कूट, ठीक है। ये दोनों जनरल होते हैं उस टाइम पे जब बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश हुआ है। इसमें हो जाता है डिमाइस ऑफ फ्रेंच, फ्रांस जो है वो हार जाता है। ब्रिटिशर्स इमर्ज विक्टोरियस इन दिस वॉर। इस बैटल में ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं और ब्रिटिशर्स का डोमिनेंस इंडिया में बढ़ जाता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। हम लोगों ने आज अराइवल देखा, अराइवल कब कब हुआ, कैसे उन्होंने अपना सेटअप किया, और राइवलरी देखी कैसे। अब हमारा हमें इतना पता चल चुका है ना कि ब्रिटिशर्स कैसे हमारे ऊपर डोमिनेशन कैसे हुआ। पहले तो ये आपस में लड़े, अब ये इंडियन जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, यानी बंगाल, अवध, मुगल्स, जो इंडियन रूलर्स हैं जो इंडिया में अभी प्रेजेंटली रूल कर रहे हैं, उनसे अब लड़ाई करेंगे। तो अब हम वो देखेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड अगर आपको कोई भी फीडबैक देना हो या आपके पास कोई भी क्वेरी हो, आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई हो, तो डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।